अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 का मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेकंड नंबर पे है स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री और लास्ट हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि लेक्चर नंबर 7 का मेन टाइटल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सबसे नंबर 1 पे हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द फर्म दैट प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इदारे होते हैं जो हमें एक्सेस देते हैं फाइनेंशियल मार्केट तक। दे सिट बिटवीन सेवर एंड बोरोवर एंड सो आर नॉन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं, जैसे आपने रियल इस्टेट बिज़नेस की मिसाल ले लें। आपने अगर अपना घर रेंट पे देना है या कोई नया घर ख़रीदना है तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है जो कि बीच में एक इंटरमीडियरीज़ का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट होती हैं वो सेवर्स और बोरोवर के दरमियान, यानी कि जो लोन लेने वाले हैं और जो लोन देने वाले हैं उनके दरमियान जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ का काम कर रहा होता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें? बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, सिक्योरिटीज़ फर्म एंड पेंशन फंड्स वगैरह आ जाते हैं। अ सिस्टम विदाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड नॉट वर्क वेरी वेल फॉर 3 रीज़न। एक कोई सिस्टम जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो काम नहीं कर सकता 3 वजह से। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन सेवर एंड लेंडर बोरोवर स्पेंडर वुड बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अगर जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है सेवर और लेंडर्स के दरमियान और बोरोवर और स्पेंडर्स के दरमियान अगर वो बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। लेंडर नीड टू एवेल्युएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर एंड देन मॉनिटर देम एंड इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू डू दिस। जो लेंडर्स होता है वो इस चीज़ को एवेल्युएट करना चाहता है किसी को लोन देने से पहले कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, यानी कि इसकी आप कह सकते हैं कि आसान लफ्ज़ क्या होगा इस चीज़ को समझाने के लिए कि उसकी इस्तात कितनी है कि वो पैसे इतने लौटा भी सकता है या नहीं लौटा सकता। यानी कि एक बंदा जो है उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, कोई वो बिज़नेस नहीं करता और वो आगे बोलता है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दें और उसके बाद वो आपको कहानी सुनाता है कि मैं एक मुर्गी लूँगा, वो अंडा देगी, फिर उसके बाद उससे चूज़े निकलेंगे, फिर इस तरीके की वो कहानी सुनाता है। तो लेंडर जो है वो कभी भी बोरोवर को इस तरीके के लोन नहीं देगा। तो बैंक क्या होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो पूरी वर्किंग करके रखते हैं कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये इसकी इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है, ये आप लोन इसको दे सकते हैं और ये बंदा इस चीज़ की इस्तात रखता है कि वो दे सकता है। अगर वो नहीं देगा तो हमारे पास इसके जो लोन हम दे रहे हैं उसके एवज़ में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम आपको लेंडर को लोन पूरा करके देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरीके से हेल्प कर रहा होता है और ये सारा काम जो है इंडिविजुअल लेंडर वो नहीं कर सकता। मोस्ट बोरोवर वांट टू बोरो लॉन्ग टर्म वाइल लेंडर फेवर शॉर्ट टर्म लोन। जो बोरोवर्स हैं, जो लोन लेने वाले हैं, उनकी कोशिश क्या होती है कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिले। लॉन्ग टर्म लोन का ये फ़ायदा होता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलेगा तो उस लोन से वो ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वो आसानी से वापसी कर सकते हैं। और जो लेंडर होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो फेवर करते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन होना चाहिए ताकि वो उनके पैसे जो हैं उनको जल्दी कवर हो जाएँ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बाय स्पेशलाइजिंग इन द इशोएंस ऑफ स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल मार्केट की हम उस पर बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग्स हो रही होती है तो उसकी जो कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसको कम से कम रखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इनका रोल होता है। रिड्यूस इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग बोरोवर्स। जो उनकी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट है, यानी कि वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेंडर को कि मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बोरोवर की, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेंडर को, उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम होनी चाहिए। कर्ब इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रीज हेल्पिंग टू इंश्योर देयर रिसोर्सेज फ्लो इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन की जो एसिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि इतनी अरेंज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसको क्या कर रहे होते हैं, एक सिमेट्रिक फॉर्म में ला रहे होते हैं, एक अच्छे तरीके से रीड कर रहे होते हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं जो फ्लो कर रही हैं वो उनके मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में हो, लेंडर के भी यूजेस में हो, बोरोवर के यूजेस में हो और ख़ुद इटसेल्फ बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके भी फेवर में हो। तो तीनों एक साथ ग्रो करें, ये एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। मेक लॉन्ग टर्म लोन बट अलाउ सेवर रेडी टू एक्सेस देयर फंड।
यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, लेकिन जो सेवर्स है उसको अलाउ करते हैं कि वो अपने फ़ंड को जो है वो एक्सेस कर सकता है। जैसे किस तरीके से अगर आप सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो सेवर्स जो होते हैं उनको ये चीज़ अलाउ नहीं, आप देखते हैं कि भाई आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे तो इतने अरसे तक आप पैसा रखेंगे तो उस पैसे से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा और ये प्रॉफिट मिलेगा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको बाइंड कर दिया जाता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बाइंड कर दिया जाता है कि आप इतने अरसे तक पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन अकाउंट में आपको अलाउ होता है कि इतने पैसे अगर आप रखेंगे तो इतना इतना प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा और या जब आप चाहें आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। प्रोवाइड सेवर विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मोर लिक्विड एंड लेस रिस्की देन इंडिविजुअल स्टॉक एंड बॉन्ड्स दैट सेवर वुड परचेज डायरेक्टली इन फाइनेंशियल मार्केट। ये सेवर को इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि मोर लिक्विड का मतलब होता है कि वो ईजिली जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर, एक्सपेंडेबल या एक्सपेंस वो इस फॉर्म में आ सकते हैं कि आप इजीली जो है वो उनको खर्च कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हैं वो बहुत कम रिस्की होते हैं लेस देन इंडिविजुअल स्टॉक और बॉन्ड के मुकाबले में। यार सेवर विड परचेज डायरेक्टली इन फाइनेंशियल मार्केट, और सेवर जो है वो उसको डायरेक्टली परचेज कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। ये फ्लो दिया हुआ है, फ्लो ऑफ फंड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फ़ंड किस तरीके से फ्लो करता है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट फाइनेंस की यहाँ हेडिंग दी हुई है। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एज अ ब्रोकर का किरदार अदा करते हैं। किस तरीके से जो बोरोवर होते हैं और जो स्पेंडर्स होते हैं उनसे स्टॉक एंड बॉन्ड्स ये लेते हैं और वो स्टॉक एंड बॉन्ड ये प्रोवाइड कर देते हैं लेंडर्स और सेवर को, प्राइमरी हाउस होल्ड को। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से ये फ़ंड लेते हैं और उन बॉन्ड एंड स्टॉक के बदले में फ़ंड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बोरोवर को और स्पेंडर्स को। तो ये एक ऐसा ब्रोकर कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड पे हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे ट्रांसफॉर्म एसिड्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। कैसे, यहाँ से फ़ंड लेते हैं और इस दर फंड प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ से लोन एंड बॉन्ड स्टॉक और रियल एस्टेट लेते हैं और इसको डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि इनको जो फंड के बदले इनको डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दे रहे होते हैं और यहाँ से लोन एंड स्टॉक एंड रियल एस्टेट लेके यहाँ पे इनको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फ्लो जो है वो चल रहा होता है। द सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट है, जो कॉमन बैलेंस शीट कहते हैं कि ये चीज़ें तो एक बैलेंस शीट में होती ही हैं। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपको इजीली बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी कि एक साइड पे एसेट्स होते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज़ होती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो बैलेंस शीट होती है उसमें नॉर्मली एसेट्स उनके क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, लोन होते हैं और रियल एस्टेट होते हैं। जैसे कि हमने फ्लो में भी देखा, यहाँ पे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और लाइबिलिटीज़ इनकी क्या होती हैं, डिपॉजिट्स होती हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़, द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज जो हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, टेक डिपॉजिट एंड मेक लोन। ये क्या करती हैं, डिपॉजिट्स कर रही होती हैं और आगे लोन प्रोवाइड कर रही होती हैं। इनमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आ जाती हैं, जैसे कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, सेविंग बैंक्स आ जाते हैं और क्रेडिट यूनियन आ सकती हैं। अब यहाँ पे तीन कैटेगरीज बताई गई हैं, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक और क्रेडिट यूनियन। आइए देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। कमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो एक वाइड रेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को और कॉर्पोरेशन के। दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एक्सेप्टेंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सेविंग अकाउंट्स वगैरह को देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को हेल्प कर रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे होते हैं और वेरियस दूसरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह जो है वो इशू कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड सेविंग बैंक्स की अगर हम बात करें, सेविंग बैंक आल्सो नोन एज सेविंग एंड लोन एसोसिएट और थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन प्रोमोटिंग पर्सनल सेविंग एंड होम ओनरशिप। यानी कि सेविंग बैंक क्या कर रहे होते हैं कि ये पर्सनल सेविंग और होम ओनरशिप जो है इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। दे टिपिकली प्रोवाइड सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड अदर लैंडिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे इस तरीके से आपने देखा था कि अभी पिछली गवर्नमेंट ने जो है, इमरान खान साहब ने एक फ़ंड निकाला था अपना घर के नाम से और अपना नौजवान स्कीम निकाली थी, नौजवान लोन स्कीम निकाली थी और हाउसिंग की स्कीम निकाली थी, जिसमें कुछ ज़्यादा जो है वो लोन जो है वो अच्छा खासा इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रही थी और कुछ लोग पे कर रहे थे। उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो वो सेविंग बैंक्स के थ्रू जो है वो किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट यूनियंस क्या होते हैं। क्रेडिट यूनियंस आर मेंबर ऑन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव दैट ऑपरेट ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस। तो क्रेडिट यूनियन जो होती है एक फाइनेंशियल कोऑपरेटिव होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर जो है वो काम कर रही होती हैं। दे हैव स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है और एम्प्लॉय ग्रुप वगैरह होते हैं जो इनसे मुंसलिक होते हैं और ये सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड एंड फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह के काम कर रही होती हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब हम दूसरों को देख लेते हैं। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, सिक्योरिटीज़ फर्म आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज इसके अंदर आती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज एंड पेंशन फंड्स वगैरह आते हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिटेल के अंदर देखते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो एक्सेप्ट प्रीमियम, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो वो आपको बताते हैं कि भाई ये 20 लाख रुपये की पॉलिसी है, 20 साल की है या 10 साल की है। उसका क्या होता है कि 1 साल के बाद एक प्रीमियम होता है 10,000 20,000, वो आपने देना होता है और उसके बाद दूसरे मामला हो रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि विच दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज इन रियल एस्टेट इन रिटर्न ऑफ प्रोमिसिंग कंपनसेशन टू द पॉलिसी होल्डर शुड सर्टेन इवेंट occur लाइक डेथ, प्रॉपर्टी लॉस एटसेट्रा। अब इसमें क्या करते हैं कि वो जो आपसे प्रीमियम ले रही होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, वो आगे इन्वेस्ट कर देती हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? शेयर्स वगैरह होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वहाँ इन्वेस्ट कर देती हैं। और उसके बाद जो है वो क्या करती हैं, वो और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करती है। जैसे आपने सुना होगा कि सोना जो और ज़मीन जो है वो आपको कभी धोखा नहीं देती, उसमें फ़ायदा होता ही होता है। तो उस तरीके के उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही होती है, लाइक डेथ, प्रॉपर्टी लॉस एटसेट्रा। और वो प्रॉमिस करती हैं आपसे कि अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की या प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है तो उसमें आपको वो कंपनसेशन पे करती हैं। अब हम पेंशन फंड्स की बात कर लें। इन्वेस्ट इंडिविजुअल एंड कंपनी कंट्रीब्यूशन इनटू स्टॉक, बॉन्ड एंड रियल एस्टेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेमेंट टू रिटायर्ड वर्कर। अब पेंशन फंड में क्या होता है कि जो पेंशन फंड होता है, जो रिटायर्ड वर्कर होते हैं, वो अपना अमाउंट जो है वो एक कंट्रीब्यूशन एक पेंशन फंड्स के अंदर जो है वो जमा करवा देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि वो स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट के अंदर कर देती हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो प्रॉफिट होता है वो पेमेंट प्रोवाइड करती हैं रिटायर्ड वर्कर को। सिक्योरिटीज़ फर्म की बात कर लेते हैं। दे इंक्लूड ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज। यानी कि सिक्योरिटी फर्म्स के अंदर जो हैं वो ब्रोकर्स होते हैं। ब्रोकर जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्रोकर बैठे हुए होते हैं। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी ब्रोकर से जुड़ जाते हैं और वो ब्रोकर आपको गाइड कर रहा होता है कि इधर पैसे इन्वेस्ट कर दें, उधर पैसे इन्वेस्ट कर दें। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह होती हैं। ब्रोकर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इशू स्टॉक एंड बॉन्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर, ट्रेड देम एंड एडवाइस क्लाइंट। अब ब्रोकर क्या कर रहे होते हैं, ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या कर रहे होते हैं कि स्टॉक इशू कर रहे होते हैं, बॉन्ड, और फिर वो प्रोवाइड करते हैं, बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर को। फिर वो उनको ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं और क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दें, यहाँ इन्वेस्ट कर दें। इस तरीके से जो प्रोसेस चल रहा होता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज पूल द रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी इन्वेस्ट देम इन पोर्टफोलियो, बॉन्ड्स, स्टॉक एंड रियल एस्टेट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड निकल के आया है। स्टॉक्स हमें पता है, रियल एस्टेट हमें पता है, पोर्टफोलियो बॉन्ड्स क्या होता है। तो आइए पोर्टफोलियो बॉन्ड्स को हम देख लेते हैं। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ बॉन्ड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे बॉन्ड्स का जो कलेक्शन होता है उसको बॉन्ड पोर्टफोलियो कहा जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल के पास होता है या तो किसी इंस्टीट्यूशन के पास होता है। It is diversified to manage risk and achieve specific investment objective. The portfolio composition are vary based on factors such as bond type, issuer, maturity, credit rating and yield. अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉन्ड से रिलेटेड हैं कि बॉन्ड किस टाइप का है, उसका इशूअर कौन है, बॉन्ड मैच्योर हो गया या नहीं हो गया, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है और वो यील्ड उससे कितना हो रहा है, यानी कि उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरप्राइजेस, फेडरल क्रेडिट एजेंसी दैट प्रोवाइड लोन डायरेक्टली for farmers and home mortgage as well as guarantee program that ensure the loan made by private lenders। जैसे कि हमने बात की फेडरल क्रेडिट एजेंसीज होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं, किसानों को प्रोवाइड करती हैं और घर के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंटरप्राइजेज होती हैं। अब जो बैंक के ज़रिए जो हम बात कर रहे थे अभी इसी लेक्चर में पीछे के, बैंक के ज़रिए जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोन वगैरह प्रोवाइड किए, एक हाउसिंग स्कीम निकाली अपना घर के नाम से। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मुख्तलिफ प्राइवेट बैंक थे उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया। तो प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको स्पॉन्सर्ड किया हुआ था। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर इंटरप्राइजेज जो हैं वो ये आ गए। जैसे यहाँ पे ZTABL, खुशहाली बैंक, SME बैंक लिखा हुआ है। तो जिस टाइम ये हैंड आउट डिज़ाइन हुए थे उस टाइम ये वाले बैंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते होंगे, तो इनका नाम लिया गया है यहाँ पे। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम एंड मेडिकल केयर टू द एल्डरली एंड डिसेबल थ्रू सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर। जैसे इधर सिंध की अंदर अगर बात करें तो सिंध में सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, EOBI है, ओल्ड एज बेनिफिट है। ऐसे गवर्नमेंट के इदारे जो है वो काम कर रहे होते हैं जो कि रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग एल्डर होते हैं, जो मजदूर हैं, वो रिटायर होते हैं और सोशल सिक्योरिटी यानी कि वो मेडिकल केयर वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। फाइनेंशियल कंपनीज़ की अगर बात करें, रेज फंड डायरेक्टली इन द फाइनेंशियल मार्केट इन ऑर्डर टू मेक लोन टू इंडिविजुअल एंड फर्म्स। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट से जो है वो फंड इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में फाइनेंशियल मार्केट की बात की थी कि एक प्राइमरी मार्केट होती है और एक सेकेंडरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर्स की सेलिंग नहीं हो रही होती, तो वहाँ पर जो है ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं ये वहाँ से फाइनेंशियल मार्केट्स में से
सिक्योरिटीज़ वगैरह बाय कर रही होती हैं और आगे जो है जनरल पब्लिक को और इंडिविजुअल को सेल कर रहे होते हैं, फर्म्स को या इंडिविजुअल्स को सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद द मॉनेटरी एग्रीगेट आर मेड अप ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो क्लियरली द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज टाइड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होता है? मॉनेटरी एग्रीगेट से मुराद ये होता है, मॉनेटरी एग्रीगेट रेफर टू अ मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ इकोनॉमी। मॉनेटरी एग्रीगेट रेफर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी एक इकोनॉमी के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। इसके अंदर जो है वेरियस टाइप ऑफ मनी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, सर्टेन टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट है। इन शॉर्ट इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन विद इन द इकोनॉमी। जो बात मैंने भी आपसे कही कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सर्कुलेट कर रही है उसको मेजर कर रहा होता है ये लाइबिलिटीज़ होती है कमर्शियल बैंक की। सो क्लियरली द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टाइड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है मनी की और क्रेडिट की। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट की सजेशन है तो भी बता सकते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।